मैं हूँ आशुतोष त्रिपाठी, ये हैं साथ में श्रद्धा त्रिपाठी। ये आगे एमसीएसटी कोर्स वगैरह ऐसा कुछ करना चाहती हैं, तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर देंगे। अभी उनसे आपको भी हेल्प मिलेगी। हाँ, पूछिए मैम। जनरेशन क्या होती है प्रोसेसर में? जनरेशन देखिए क्या है कि i3 एक बंदा लेके आता है थर्ड जनरेशन का 3,000 रुपए का, ठीक है। और एक बंदा i3 लेके आता है ना, 6,000 रुपए का, फिफ्थ जनरेशन का, ठीक है। अब कहिए कि i3 फिफ्थ जनरेशन का महंगा था 5,000 का, और i3 वो था 3,000 रुपए का। तो जो जनरेशन जितने एनएम ज्यादा होंगे, कम होंगे, उतनी ही स्पीड जनरेशन जितनी ही ज्यादा की होगी। अभी आप ऐसे समझिए, एनएम ना समझिए, जनरेशन समझिए। जनरेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही प्रोसेसर हमारा फास्ट होता जाएगा। अब हम i3 तो खरीदने जा रहे हैं, पर हम थर्ड जनरेशन का 7 8 जनरेशन का खरीदेंगे तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी, या थर्ड जनरेशन खरीदेंगे तो उससे भी कम होगी, है ना। प्रेजेंट टाइम में जनरेशन चल रही है 13 और 14 जनरेशन, ठीक है। 14 जनरेशन चल रही है, 15 जनरेशन अभी आ चुकी है यूएस वगैरह में, पर अभी यहाँ नहीं आई है, ठीक है। तो 14 जनरेशन मतलब बेसिकली सब जगह भी यूज हो रही है, 15 ऑन डिमांड पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने पूछा जनरेशन, तो जनरेशन क्या है कि जनरेशन यही है कि अगर हम 13 जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी जनरेशन में क्या होगा, अच्छाई क्या होगी कि स्पीड तेज होगी, ठीक है ना। और जो 10 जनरेशन का i3 होगा उसकी स्पीड धीमे होगी। या हम ऐसे कह देते हैं कि जैसे स्कूल वाले आजकल नोट करवा देते हैं कि i7 भाई लेके आना, ठीक है, i7 सीरीज का लैपटॉप लेके आना। तो i7 का ये वो इसका मतलब बहुत से माँ बाप ये समझते हैं, मेरे साथ में एक लोग भी हैं, वो भी यही समझे कि i7 का मतलब है कि i7 का लैपटॉप लेके जाना है ना, वो भी लेटेस्ट, है ना। तो ये नहीं समझ रहे हैं कि स्कूल वालों उस i7 आप इसलिए स्कूल वाले लिखा देते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर आप फोर्थ जनरेशन का भी लेके जाओगे i7 तो स्पीड अच्छी होगी, लैग नहीं करेगा, पढ़ने के काबिल होगा, ठीक है। अब ये मतलब उसका नहीं है स्कूल वालों का कि i7 इंजीनियरिंग कॉलेज वालों का कि i7 आप 13 जनरेशन का लेके जाओ, ठीक है। आप 13 जनरेशन का i3 भी ले लोगे, है ना, या i5 भी ले लोगे, तो वो आपके i7 से तेज होगा, फिफ्थ या सिक्स जनरेशन से बहुत तेज होगा, ठीक है। तो स्कूल वाले i7 इसलिए लिखवा देते हैं, इसलिए हम ये नहीं करेंगे कि 11 जनरेशन या 12 जनरेशन का हम i7 ही खरीदें, क्योंकि स्कूल वालों ने i7 लिखवाया है। स्कूल वालों ने तो i7 इसलिए लिखवाया है कि हम कोई भी जनरेशन खरीदें, ठीक है, तो i7 की स्पीड अच्छी ही होगी। अगर हम रिफर्बिश्ड पीसी खरीदते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो स्पीड अच्छी ही होगी 7 की, ठीक। अब आप मैम सेकंड क्वेश्चन आप पूछिए। एनएम क्या होता है? एनएम ये होता है कि देखिए, नैनोमीटर कहते हैं इसे, एक्रोनाइम भी बोलते हैं, ठीक है। एक्रोनाइम और नैनोमीटर्स का मतलब ये होता है जितने एनएम कम होते जाएंगे उतनी ही बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स की अंदर तो वो बढ़ती जाएगी। यही जनरेशन है, ठीक है ना, यही पावर है, यही जनरेशन है, ठीक है। तो क्या है कि जितने एनएम कम होते जाएंगे उतनी हमारी पावर बढ़ती चली जाएगी, अंदर बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है मैम। उसको आपको एनएम समझ में आ गया पूरी तरीके से? हाँ। अब आपको जानना था, शायद आप हमसे कभी वीडियो बनाने से पहले पूछ रही थी, ये तेरह चार तेरह सौ के। चार सौ 13 600 या 1300, ये क्या है? देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ये आता है प्रोसेसर, मान लीजिए 13 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो 13 400 क्या, मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी 10 जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो 10 जनरेशन में क्या है कि या 11 जनरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो 11 जनरेशन में ये क्या है कि 11 जनरेशन है, 11 जनरेशन के है प्रोसेसर, 11 400 है, 11 400 प्रोसेसर है, 11 400 के प्रोसेसर है, 11 400 के एफ प्रोसेसर है ना। तो अब हम आपको समझाते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको समझ में आता जाएगा, क्योंकि मैं इनको ऑन पेपर समझा रहा हूँ,
कि 11400 प्रोसेसर अगर हम लेते हैं तो इसमें ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 11400 प्रोसेसर अगर हम लेते हैं 11 जनरेशन का, है ना, तो उसका नाम फुल नेम ये होगा 11400। उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड की, ठीक है। दो सेम स्क्रीन हम लगा सकते होंगे। पर आपने देखा होगा कई जगह गेमर्स जब जहाँ गेमिंग जो हम लोग ले जाते हैं बच्चों को मॉल वगैरह में जहाँ गेमर प्रोफेशनली गेम्स खिलाते हैं, वहाँ 4-4 स्क्रीन लगी होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इंटेल 2 की ग्राफिक्स बहुत अच्छी देता है, ऐसा नहीं कि इंटेल ग्राफिक्स अच्छी नहीं देता, ठीक है। अब 11400 एफ प्रोसेसर अगर हम खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है इंटेल ने क्या कर दिया, गेमर्स के लिए एफ सीरीज उतार दी कि भाई अपने हिसाब से कार्ड लगाओ ग्राफिक और अपने हिसाब से तुम ग्राफिक ले लो जैसे ही चाहो, ठीक है ना। अच्छी जितनी घटिया चाहो उतनी घटिया, जितनी अच्छी चाहो जितनी अच्छी ले लो, ठीक है। तो इन प्रोसेसर तो होता है, प्रोसेसर स्पीड करता है 11 जनरेशन का ही, पर ग्राफिक कार्ड जैसा आप लगाते हो, है ना, 5 ग्राफिक्स का 6 ग्राफिक्स का लगाते हो, 64 GB ग्राफिक्स लगाते हो, 128 GB का लगाते हो, 256 GB ग्राफिक्स का लगाते हो, 512 GB ग्राफिक्स का लगाते हो, तो उतनी ही ग्राफिक्स अच्छी होती चली जाती है और उतने ही स्क्रीन हम लगा सकते हैं। अब जैसे अभी एक गेम आया था, उसका नाम क्या था, पबजी, है ना। पबजी वगैरह जैसे गेम में क्या है कि 5 स्क्रीन लगा दी, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो एक दुश्मन उतरते दिख रहा है, एक तरफ हमको साउंड ये भी सुनाई दे रही है, एक तरफ हमारे हम कहाँ चल रहे हैं उसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ पे हम हैं, दूसरे स्क्रीन में बैकअप में दिख रहा है कि बैक में तो कोई दुश्मन नहीं है, उसमें लेफ्ट साइड तो कोई दुश्मन नहीं, उधर की भी साउंड सुनाई दे रही है, कोई पैदल चल के आ रहा हो फ्लाइट से, इस तरह से था। अब हम चाहें तो एसफॉल्ट 8 जैसे गेम भी इंटेल के प्रोसेसर पे स्पीड में 11400 में खेल सकते हैं, बड़े आराम से खेल सकते हैं। पूछे क्यों, क्योंकि इतना अच्छा ग्राफिक इंटेल का खुद ही है ना, कि ग्राफिक कार्ड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप हाँ 11400 प्रोसेसर महंगा पड़ेगा क्योंकि उसमें ग्राफिक इनबिल्ट ग्राफिक्स है, ठीक है, इंटेल की है तो ग्राफिक्स अच्छी ही होगी, सीधी सी बात है, ठीक। और अगर आप बाहर से ग्राफिक कार्ड लेके लगाते हो, स्पीड अच्छी, ग्राफिक्स अच्छी हो जाएगी और ये बात बिल्कुल बनी बात है। पर हमें लगता है कि अनटिल एंड अनलेस अगर हमको गेमिंग ही केवल खेलनी है तब तो ग्राफिक कार्ड लगाना 11400 एफ खरीदना समझ में आता है, वरना नहीं समझ में आता, ठीक है। अब आप सुनिए, जैसे 11600 प्रोसेसर आता है, ठीक है, 11600 के करके, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ये अनलॉक प्रोसेसर होते हैं 11600 के, है ना, ये अनलॉक प्रोसेसर्स होते हैं। इसमें क्या है, स्पीड जो है ओवरक्लॉकिंग होती है। ओवरक्लॉकिंग का मतलब अगर हम बोलते हैं तो 11 मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 4.25 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉकिंग लॉजिकली स्पीड होती है, ठीक है, मतलब ओवरक्लॉकिंग स्पीड तेज होती है। तो ये 11400 के कंपैरिजन में दुगना महंगा होगा, 11600 के, तो है ना, 11600 के दुगना महंगा होगा, ठीक है। अब एक आता है 11600 के एफ प्रोसेसर। अब पूछिए 11600 के एफ में क्या डिफरेंस है, के एफ में ये डिफरेंस है कि ग्राफिक्स नहीं है, फिर जहां एफ लग जाएगा वहां समझ लीजिए कि ग्राफिक्स नहीं है, इंटेल ग्राफिक्स नहीं दे रहा है। डिस्प्ले तभी आएगा जब आप ग्राफिक कार्ड अलग से लगाओगे पीसीआई स्लॉट में, है ना, वो केवल गेमर्स के लिए होता है। या लैपटॉप जो बाजार में आते हैं जिनमें एफ प्रोसेसर नहीं लगा हुआ है ना, ग्राफिक्स कार्ड वाला आप लैपटॉप ले रहे हो तो मतलब समझ लीजिए कि उस लैपटॉप में एफ सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड अलग से लगा हुआ है, क्योंकि कंपनी इतना नहीं खर्चा करेगी कि ग्राफिक कार्ड वाला प्रोसेसर भी दे और ग्राफिक कार्ड भी लगा के दे, ठीक है। तो कोई भी कंपनी इतना खर्चा नहीं करती है कि ग्राफिक कार्ड भी लगा के दे दे आपको और ग्राफिक वाला प्रोसेसर भी दे दे लगा के, बल्कि इंटेल की ग्राफिक्स ज्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है, हमेशा मैं ये कह रहा हूँ और कहता रहूंगा, ठीक है। अब 11600 के एफ प्रोसेसर की बात बस यही होती है कि 11 वो भी ओवरलॉकिंग होता है 2.4 से 4.25 गीगाहर्ट्ज तक चला जाता है लॉजिकली, ठीक है, स्पीड तेज होती है, आम स्पीड से उससे 11 पर हाँ
11600 के के से 11600 के सस्ता होता है। 11600 के से 11600 के सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं है। ठीक है ना? एफ सीरीज में का मतलब इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं है, इसलिए के से उससे सस्ता रहता है। ठीक है? उसमें आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है? अब आप समझ गए होंगे कि के और एफ का मतलब क्या होता है। ठीक है? अब आप पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? सॉकेट क्या होता है? 1050 सॉकेट, अच्छा, हाँ, 1100 सॉकेट सॉकेट्स, सॉकेट का मतलब होता है, देखिए 1150 पर्टिकुलर सॉकेट। हम पीसी में, है ना, प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर लगा सकते हैं। हर प्रोसेसर का अपना एक सॉकेट होता है। जैसे 11 जनरेशन का 11400 सॉकेट होता था। ठीक है? तो उसमें नहीं, 11 जनरेशन का सॉकेट जो होता था वो होता था 1200 सॉकेट। ठीक है ना? 1200 सॉकेट होता था। ठीक है? 1200 सॉकेट में ही 11 जनरेशन लगेगी, है ना? और 10 जनरेशन लग जाती थी, 11 जनरेशन लग जाती थी, 2 को सपोर्ट करता है। ज्यादातर इंटेल ऐसे प्रोसेसर उतारता है कि एक मदरबोर्ड 2 जनरेशन को सपोर्ट करे। जैसे 1200 सॉकेट उतारा, ठीक है, तो उसमें 10 i10 भी लग जाएगा, 10 जनरेशन का भी लग जाएगा i3, है ना, और i3 11 जनरेशन का भी लग जाएगा। ठीक है, 1200 सॉकेट में। अच्छा, अब हम कहते हैं 1700 सॉकेट। 1700 सॉकेट में क्या है कि 12, 13, 14, 12 नहीं लगेगा, 12 लग जाएगा, 13 लग जाएगा, 14 भी लग जाएगा, 3 जनरेशन के लग जाएंगे। ठीक है, और 15 नहीं लगेगा। 15 के लिए अभी 2100 सॉकेट आया है, शायद 2150 नाम से कहो वो आए सॉकेट, शायद 2100 नाम से आए सॉकेट। ठीक है, वो सॉकेट में केवल वही लगेगा, या फिर उससे आगे 15 से आगे आने वाले प्रोसेसर ही उसमें लग पाएंगे। अब आ गया आपको सॉकेट का समझ में? अब आप बताइए। हम कैसे तय करें कि पीएसयू, जिसको एसएनपीएस भी बोलते हैं, तो थोड़ा आप लाउडली बोलिए ना, तो लोगों को भी सुनाई देगा। हम कैसे तय करें कि पीएसयू, हाँ, जिसको हम एसएमपीएस भी बोलते हैं, हाँ। इसके कितने वॉट होते हैं? इसके वॉट कैसे तय करें? देखिए, पीएसयू एसएमपीएस हम कितने वॉट का लगाएं, ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर हम ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, ठीक है, और हमारा मदरबोर्ड 38 से 40 हजार रुपए का है, ठीक है, मतलब हमारा गेमिंग मदरबोर्ड है, ठीक है ना, और हमने ग्राफिक कार्ड की एक पावरफुल मशीन बना रहे हैं, गेमिंग मशीन नहीं बना रहे हैं, है ना, पावरफुल मशीन बना रहे हैं, गेमिंग मशीन नहीं बना रहे हैं, मेरे शब्दों में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पावरफुल, और हम लोग कूलर भी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, तो उसमें हमें कम मिनिमम 750 वॉट का वो लगाना पड़ेगा, एसएमपीएस। ठीक है, पीएसयू भी जिसे कहते हैं, पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है ना, आजकल उसको एसएमपीएस को पीएसयू कहने लग गए हैं। एसएमपीएस पहले बोलते थे स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक, अब पीएसयू कहते हैं, पावर सप्लाई यूनिट। तो 750 वाट का पीएसयू लगाना सही रहेगा, क्योंकि हम 40,000 का जो ले रहे हैं मदरबोर्ड, अगर उसमें 750 वाट का पीएसयू नहीं लगाएंगे तो मदरबोर्ड में जितने मॉसफेट लगे हैं, है ना, और वीआरएम्स लगे हैं, उनका वो वोल्टेज ही नहीं कवर कर पाएगा, मदरबोर्ड स्टार्ट ही नहीं होगा आपका। ठीक है, हैवी मशीन के लिए। और जो लोअर कैटेगरी की मशीन है, जैसे मान लीजिए हमने 6000 का मदरबोर्ड लिया और यही लगभग 10,000 का प्रोसेसर ले लिया, 11 जनरेशन का। ठीक है, तो 10,000 का नहीं आएगा, 12,000 तक का आएगा, 12,000 तक का प्रोसेसर ले लिया, 6,000 का मदरबोर्ड ले लिया, तो इसमें हमारी 500 वाट की पावर सप्लाई, 400 वाट की पावर सप्लाई सफिशियंट है, 400 वाट की पावर सप्लाई सफिशियंट है। ठीक है, हमें तब रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है पीएसयू की, जब हम ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, या हैवी कूलर लगाते हैं, या क्या कहते हैं, हम ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तब, और मदरबोर्ड हैवी लगाते हैं, तब हमें तब पीएसयू की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो हम आजकल नेट में पीएसयू कैलकुलेटर में चले जाएं, एमएसआई की साइट में, तो हम उसमें डालते जाएंगे हम कैसा कैसा पीसी चाहते हैं, तो लिख के आ जाएगा कि आपको कितने वॉट की पावर सप्लाई जरूरत है। जैसे आजकल एमएसआई के बोर्ड सबसे अच्छे आ रहे हैं,
MSI के बोर्ड इंटेल चिपसेट पे सबसे अच्छे MSI के बोर्ड आ रहे हैं ये इतने टाइम पे प्रेजेंट टाइम में, पर वो काफी कॉस्टली भी हैं। ठीक है, और कोई आपका क्वेश्चन? नहीं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, ये भी थक चुकी हैं पढ़ के। ठीक है, आगे का नॉलेज हम बाद में देंगे। बाकी आपके लिए थैंक्स, बाय बाय। आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ में लाइक सब्सक्राइब ना और करिए जो पर शेयर क्वेश्चंस करते रहिए। जो क्वेश्चंस और जो पूछने हो क्वेश्चन उनको पूछने हो उनको कमेंट आप बॉक्स कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, है ना। मैं उन क्वेश्चन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपके मेरा स्टेमिना बढ़ता है, ठीक है ना। मतलब मन करता है बनाने का, मोटिवेशन। मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और अगर आप लाइक और वो नहीं करते हो, देख के केवल बस आगे बढ़ जाते हो, तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। और YouTube ऐसे वीडियोस को बिल्कुल भी हटा देता है, जो ज्यादा नॉलेजफुल वीडियोस हैं YouTube से वो तुरंत हटा दिए जाते हैं। ठीक है, ज्यादा डीप नॉलेज के वीडियोस हटा देता है। और अगर आपको इस चैनल पे जिसका नाम है किचन टू स्पेस, किचन से लेके स्पेस तक की अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो ये आपके लिए परफेक्ट चैनल है, परफेक्ट जगह है, परफेक्ट प्लेस है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।